Hello students. Today we are going to continue our next lecture of democracy, the part second, which is related to the democracy in Poland. So it is for class 10th students, sorry class 9th students, in which we are going to understand that what are the major aspects of the democracy. So basically, we have covered in last lecture. We have covered the case history of child, and in this lecture, we are going to understand the democracy's next classical case study of पोलैंड. तो पोलैंड में बेसिकली क्या हुआ 1980 में इट वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. एक वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी थी. दिस वाज नेम्ड वाज पॉलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. देखो बहुत जब भी कोई चीज स्पेशली हिस्ट्री या सिविक्स में लिटरेचर जब भी हम पढ़े तो वहां पे जो मेजर चीजें उसे अंडरलाइन करें, उसे नोट डाउन करें. जैसे यहाँ पे दो चीजें काम की हैं. एक तो ये कि जो पार्टी थी, जो रूल हो रही थी वहां पे, जो सत्ता में थी, वो पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी. पार्टी का नाम आपको याद होना चाहिए एंड ईयर याद होना चाहिए. इन विच ईयर? तो 1980 की बात कर रहा है. दो बातें यहाँ पे इस लाइन में, दो बातें महत्वपूर्ण है, दिस ईयर एंड दिस पार्टी नेम. This was one of the many communist parties that ruled in several countries of East Europe at that time. तो जो पूर्वी यूरोप था, यूरोप का जो पूर्वी भाग था जिसमें कई ढेर सारी कंट्रीज आती थी, उसमें ये जो पार्टी थी पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये बहुत सारी वहां पे कम्युनिस्ट जो पार्टीज थी, कम्युनिस्ट लोगों की जो पार्टीज थी, उनमें से दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टीज. ये कई पार्टीज में से एक ऐसी पार्टी थी which ruled in several countries, जिसने बहुत सारे देशों में, जो पूर्वी यूरोप के देश थे ईस्ट यूरोप के, उसमें वहां पे इसकी रूलिंग ज्यादा थी, इस पार्टी की रूलिंग. इन दीज कंट्रीज नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलाउड टू फंक्शन. इन जो देशों में कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी का कोई फंक्शन करना अलाउड नहीं था. फंक्शन का मतलब ये नहीं पार्टी करना, फंक्शन का मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अदर देन दिस पॉलिटिकल यूनिट यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी PUWP, इसके अलावा दूसरी पार्टी का वहां पे वर्क करना अलाउड नहीं था, कि वो भी अपना प्रचार प्रसार करके अपनी पैर जमा सके. तो इसलिए वो कुछ अलाउड नहीं था वहां पे. इस पार्टी ने किसी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी. जगह इन द सेंस कि एक तरीके से ये वहां पे डिक्टेटरशिप के रोल में था, बट कोई पर्सन नहीं था, ये पूरी पार्टी ही डिक्टेटरशिप कर रही थी कि भाई अगर इस जगह पे ईस्ट यूरोप में रहना है तो सिर्फ मेरी ही पार्टी के अंदर रहना है और कोई दूसरी पार्टी यहाँ नहीं आ सकती है. तो देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड फॉर द फंक्शनिंग. द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट. एक सबसे बड़ी चीज वहां पे ये भी थी पोलैंड में कि जो वहां की जनता थी, कहने के लिए तो वहां एक पार्टी थी शासन के लिए, लेकिन जो जनता थी वो फ्रीली चूज नहीं कर सकती थी उनके लीडर्स को. पार्टी ही अपने लेवल पे चूज करती थी. पीपल वर नॉट अलाउड टू फ्रीली चूज द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी फॉर द गवर्नमेंट या और द गवर्नमेंट. मतलब सरकार को चूज करने के लिए कि कौन सा व्यक्ति इस पार्टी में लीडर होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन मिनिस्टर पोस्ट पे होगा, कौन रूल करेगा, उसमें जनता का कोई हक नहीं था. ठीक है, उनके पास कोई फ्रीली वो चूज नहीं कर सकते थे. अब दूसरी बात क्या थी कि मान लिया कोई लीडर वहां पे कुछ गलत कर रहा हो, अगर जनता के खिलाफ कर रहा हो और वो प्रभुत्व में हो, तो अगर कोई उसके खिलाफ बोलता था, यहाँ पे लिखा हुआ है दोज हू स्पोक अगेंस्ट द लीडर और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन. या उस लीडर के खिलाफ बोलता था या पार्टी के खिलाफ कुछ लोग अगर आवाज उठाते थे कि भाई ये बात तो गलत है कि आपकी पार्टी है, यहाँ पे आप शासन कर रहे हो और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या जनता से संबंधित जो विकास के काम है वो नहीं हो रहे हैं, या उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट नहीं फुलफिल कर रही है, तो कुछ समूह के लोग, कुछ लोग मिलके 10, 15, 20, 50, 1000 या कोई भी ऐसे लोग या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता था, चाहे उनके लीडर के खिलाफ, चाहे पार्टी के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर इनके खिलाफ आवाज उठाता था तो उसको क्या कर देते थे, वर पुट इन प्रिजन. यहाँ पे इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, उसको क्या कर देते थे, जेल में बंद कर देते थे वो गवर्नमेंट के लोग. The government in Poland was supported and controlled by the government of the Soviet Union. अब हर
कहानी के पीछे कोई ना कोई बड़ा किरदार होता है। यहाँ पे भी वही हाल है। आपने चाइल्ड में देखा था सेम वे में, वैसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यूएसएसआर जो है वो यहाँ पे बैक एंड से सपोर्ट कर रहा है। यूएसएसआर ने बेसिकली पोलैंड गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था। अच्छा, एक टाइम ऐसा था जब जो मेजर जो ओवर रूल होते थे पूरे वर्ल्ड में, आज के टाइम पे आपको यूएस से लगता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि जब यूएसएसआर दुनिया का बॉस हुआ करता था। जिसे हम आप क्या जानते हैं, आज के टाइम पे जिसे आप रशिया बोलते हो, पहले वो रशिया नहीं था, रूस नहीं था, पहले वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस था। जैसे आज के समय में क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऐसे पहले था यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया या सोवियत रूस। तो वो सोवियत यूनियन जो थी उसमें बहुत सारी कंट्रीज आती थी और फुल पावर में थे ये। इनका जो एक तरीके से कह सकते हैं प्रभुत्व जो था, इन्फ्लुएंस था, वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, हर चीज में सबसे ज्यादा ताकतवर थे ये। तो गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। बेसिकली पोलैंड की कंट्री को कौन सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर, जो कि बहुत सारे लिखा हुआ है कि अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट। ठीक है, फिर क्या हुआ, ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड, एक शिपयार्ड था, शिपयार्ड समझ रहे होंगे, मतलब बंदरगाह जहां पे बहुत सारे जहाज आगे रुकती हैं। तो लेनिन शिपयार्ड नाम की एक जगह थी इन द सिटी ऑफ गैंस्क वेंट ऑन अ स्ट्राइक। ये जो गडांस्क जो सिटी थी, वहां पे वर्कर ऑफ लेनिन शिपयार्ड के जो कामगार थे, जो काम करते थे, वो 14 अगस्त 1980। अब यहाँ पे फिर वही बात है, आपको ये याद रखना है, दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइम, 14 अगस्त, दिस इज द डेट 1980, ये याद रखना है। व्हाट इज दिस, दिस इज द नेम ऑफ द शिपयार्ड, लेनिन शिपयार्ड, ये याद रखना है। गडांस्क, ये सिटी का नाम अगर आप याद कर सकें। ठीक है, किस चीज लिए गए, स्ट्राइक पे गए। इतनी चीज बात अगर याद है तो आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो पोलैंड में जो है, जो केस स्टडी हम सब पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत कहां से होती है, लेनिन शिपयार्ड से। लेनिन शिपयार्ड में जो वहां के वर्कर्स थे, वहां के जो रूल्स थे उससे वो खपाते, क्योंकि वहां तो आप किसी चीज का विरोध कर नहीं सकते थे, लेकिन वहां के जो कुछ वर्कर थे उन्होंने कहा भाई हम हड़ताल पे जा रहे हैं, आप हमारी मांगे सही से, उस कंपनी के मालिक लोग या जो लोग थे, वो लोग, गवर्नमेंट जो थी वो पूरी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो शिपयार्ड जो था, देखिए अगली लाइन में लिखा था, शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है उनकी मांगे नहीं पूरी कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया, हम हड़ताल पे चले गए। तो जो भी वहां पे मेजर फैक्ट्रीज थी, अब जो बड़ी प्रॉपर्टी थी, इनफैक्ट ऑल द प्रॉपर्टीज एंड द मेजर फैक्ट्रीज एंड ऑल द बिग प्रॉपर्टीज इन पोलैंड वर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, वो सब गवर्नमेंट ही ओन करती थी। The strike began with a demand to take back a crane operator, a woman worker who was unjustly dismissed from service. एक वहां पे महिला थी, स्ट्राइक कहां से शुरू हुआ, एक क्रेन ऑपरेटर, क्रेन चलाने वाली महिला थी, वो क्रेन चलाती थी। स्ट्राइक तब बिगेन, वहां पे शुरू तब हुआ जब उसको बिना किसी गलती की वजह से उसके साथ अन्याय हुआ और उसको क्या किया गया, सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था। तो वहां के उसके साथ के लोग बोले कि भाई नहीं, उसने कोई ऐसी कोई गलती नहीं की है, और उसके साथ सब लोग खड़े हो गए और बोले कि नहीं, उसको जो है आप वापस लीजिए। दिस स्ट्राइक वाज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड। ये तो और बड़ी बात, इसको गवर्नमेंट ने इलीगल बोल दिया कि भाई ये गैर कानूनी है, क्योंकि वहां पे कोई भी यूनियन, कोई भी ऐसी ट्रेड यूनियन, ट्रेड मतलब आप समझ रहे होंगे 10-15 लोगों का ऐसा समूह जो एक ही किसी मतलब 2 से ज्यादा, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 5 हो, ऐसे लोगों का समूह जो एक ही टाइप के वर्क करते हैं, उनको ट्रेड यूनियन में आप जोड़ सकते हैं, मतलब सिमिलर वर्क करते हैं। जैसे टीचर्स का ट्रेड यूनियन हो सकता है ना, मजदूरों का ट्रेड यूनियन हो सकता है। तो ट्रेड यूनियन, दिस स्ट्राइक वाज इलीगल बिकॉज जो ट्रेड यूनियन था, जो वहां काम करते थे, उनका जो संघ था, इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन द पोलैंड। जो वहां पे रूलिंग पार्टी थी वही सब कुछ कर सकती थी, पहले ही हमने बताया।
तो इसलिए उनको वो ट्रेड यूनियन को नहीं अलाउड था कि वो कोई स्ट्राइक वगैरह कर सकते, इसलिए ये गवर्नमेंट की नजर से देखा जाए तो ये क्या था, गैर कानूनी था। एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, अ फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन ऑफ द शिपयार्ड लेच वेलेसा जो थी, वेलेसा ज्वाइंड द स्ट्राइकर्स। कुछ समय बाद एक और वहां पे एक इलेक्ट्रीशियन थी वेलेसा ने स्ट्राइक को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे कहानी मोड़ लेगी, क्योंकि जो वेलेसा थी, वेलेसा बेसिकली पहले ही मतलब डिसमिस की जा चुकी थी, की जा चुके थे। जो लेच वेलेसा थे, ही वाज अ मेल पर्सन। एज द स्ट्राइक कंटिन्यूड, वो पहले इलेक्ट्रीशियन थे शिपयार्ड के, और वेलेसा जो है वो पहले ही वहां से डिसमिस किए जा चुके थे। इसी सब वजह से उनके साथ भी अनजस्टिस हुआ था और उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी इसके लिए, लेकिन उनका कोई सुना नहीं। लेकिन जब उन्होंने ये स्ट्राइक देखी कि फिर से स्ट्राइक हुआ, तो उन्होंने फिर ज्वाइन किया एंड ही वाज डिसमिस्ड इन सर्विस इन 1976। तो 1976 यानी यहाँ पे कब हो रहा है, ऐसे ही आप लोग लिंक कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे हो रहा है 14 अगस्त 1980 में, और वो 1976 में उनको निकाला गया था। यानी 1976 से 1980 मतलब 4 इयर्स बाद ये स्ट्राइक शुरू हुई। फॉर डिमांडिंग हायर पे, उन्होंने जो है सबके लिए हायर पे की बात की थी कि हमारा जो पे है वो कम है, उसको आप बढ़ाइए। तो लेच वेलेसा ने जो है सबके लिए बात की थी, और सारे जितने भी वहां वर्कर्स थे उनकी लड़ाई लड़ी थी, और उनको डिसमिस कर दिया गया था उनके पोस्ट से। वेलेसा सून इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर। और हुआ क्या, देखते ही देखते वेलेसा को जो है वहां के जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने और सपोर्ट किया, और वेलेसा के नाम पे लड़ाई लड़ी जाने लगी। यानी कुल मिला जुला करके ये जो स्ट्राइक बिगेन हुई रेनिन शिपयार्ड वाली, ये अब इसको लीडर जो हो गया था वो कौन सा हो गया था, वेलेसा हो गया था। वेलेसा ने पूरी लीडरशिप ले ली अपने हाथों में। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हड़ताल थी बिगेन टू स्प्रेड, ये फैलने लगी कहां पे, पूरी शहर में फैलने लगी। लार्जर डिमांड दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन। उनकी जो मुख्य मांगे थी वो ये थी कि भाई हमको क्या चाहिए, एक तो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन चाहिए, जो हमारा ट्रेड यूनियन हो वो इंडिपेंडेंट हो, उसको किसी से कुछ लेना देना ना हो। हमको हमारा ट्रेड यूनियन है इस तरीके से चाहिए कि ओवरऑल जो भी हम बात करें, जो भी हम अपना वर्क करें, वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होके करें, पहली चीज। फिर क्या बोला, दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उन्होंने कहा कि भाई एंड इन द सेंसरशिप ऑन प्रेस। दे ऑल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक लोग थे जो इनके हित में सोचते थे, वो चाहते थे, और उनको पार्टी ने क्या किया था, उनको वो दूसरी पार्टी के लोग थे जो कि इमर्ज होना चाहते थे, जो कि उस करंट जो पार्टी वहां पे थी उसके खिलाफ जाना चाहते थे, या वो अपनी पार्टी बनाना चाहते थे। तो वो चाहते थी ट्रेड यूनियन कि भाई उनको आपने जो जेल में जो भेज रखा है उनको पहले तो रिलीज करो। दूसरा, एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। और जो प्रेस पे यानी जो मीडिया पे, यानी जो प्रेस होती है किसी भी देश में, वो कही जाती है वहां के लिए एक राजनीतिक स्तर पे देखा जाए तो मतलब सामाजिक ताना बाना जो वहां का होता है, और जो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उन सबको अगर कहीं ना कहीं प्रेस वहां पे अगर स्वच्छंद है, प्रेस को फ्रीली काम करने को मिल रहा है, तो एक प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। और इसीलिए जहां पे डिक्टेटरशिप होता है वहां पे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप होती है। प्रेस जो है अपने मनमानी तरीके से कुछ छाप नहीं सकती है, कुछ लिख नहीं सकती है, वहां की मीडिया, वहां के अखबार कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने मन से कोई न्यूज नहीं निकाल सकते हैं। सेंसरशिप मतलब इसी को बोलते हैं सेंसरशिप। उनके ऊपर कैंची चल जाती है कि भाई आप अपने मन से नहीं कुछ करेंगे, जो भी करेंगे गवर्नमेंट से पूछ के करेंगे। जैसे इंडिया में है, इंडिया में प्रेस जो है क्या है, फ्री है। प्रेस जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कोई भी न्यूज निकाल सकती है अगर वो सही है तो, चाहे वो भले ही करंट गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों ना हो। तो लेकिन ये क्या उस समय वहां पे क्या था, पोलैंड में ये चीज नहीं थी, वहां प्रेस पे बैन था। प्रेस अपनी मनमानी तरीके से कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए जो ट्रेड यूनियन थी वो ये भी चाहती थी कि सेंसरशिप को जो है खत्म किया जाए, एंड किया जाए, जो वहां पे लगा हुआ था वहां की प्रेस पे। द मूवमेंट बिकेम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन।
इतना पॉपुलर हुआ ये मूवमेंट, ये अभियान जो था इन लोगों ने शुरू किया था कि द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन, गवर्नमेंट को जो है बहुत सारी चीजों को मानना पड़ा। द वर्कर लेड बाय वेलेसा साइंड अ 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक, और बाद में गवर्नमेंट झुकी और झुकना पड़ा, और उस झुकने के लिए जो ट्रेड यूनियन की कई ढेर सारी मांगे थी उसमें से 21 पॉइंट एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, कितनी मांगे, 21 बिंदुओं की जो उनकी सहमति हुई थी वो 21 बिंदुओं पे 21 पॉइंट एग्रीमेंट हुई थी विद द गवर्नमेंट। तब उन्होंने अपना क्या किया, हड़ताल एंड किया, यानी खत्म किया, समाप्त किया। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन एंड देयर राइट टू स्ट्राइक, और गवर्नमेंट ने इस पे एग्री हुआ, ये सहमति दी कि भाई ठीक है, जो आज के बाद से जो वर्कर होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे या मजदूर होंगे किसी भी जगह के, वो क्या कर सकते हैं, राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो अपना अलग स्वच्छंद ट्रेड यूनियन ये बना सकते हैं, मजदूर संघ बना सकते हैं, और या किसी भी ट्रेड का यूनियन, और राइट टू स्ट्राइक, और उनको हड़ताल या इस तरीके के स्ट्राइक करने का हक होगा अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। अब ये जो गडांस्क एग्रीमेंट था, यानी ये जो सिटी थी जहां पे लेनिन शिपयार्ड था, उसका नाम जो गडांस्क था, ये आफ्टर द गडांस्क एग्रीमेंट वाज साइंड अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेटरी, और इसको पोलिश वर्ड जो इसका है सॉलिडार्नोस, तो सॉलिडेटरी वाज फॉर्म। सॉलिडेटरी मतलब एक तरीके से क्या होता है, अकेलापन होता है, सॉलिट्यूड मतलब उसी से ये सॉलिडेरिटी बना हुआ है। तो एक न्यू ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दिस वन नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन जो फॉर्म हुआ, सॉलिडेरिटी, तो सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ। इट वाज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन फॉर्म इन एनी कम्युनिस्ट स्टेट, तो जो ईस्ट यूरोप था उसमें पहली बार ऐसा कुछ हुआ था, जितने भी कम्युनिस्ट स्टेट थे उसमें पहली बार कुछ ऐसा हुआ था कि कोई ट्रेड यूनियन बना था। विदिन अ ईयर सॉलिडेरिटी स्वेप्ट अक्रॉस पोलैंड एंड हैड अबाउट 1 करोड़ मेंबर, और जो ये सॉलिडेरिटी था, जो ग्रुप का नाम था उनके ट्रेड यूनियन का, उसके मतलब एक साल के अंदर ही 1 करोड़ सदस्य हो गए, 1 करोड़ मेंबर्स। Revelations of widespread corruption and mismanagement in the government made matters worse for the rulers. मतलब धीरे धीरे जो सरकार में मिसमैनेजमेंट था, जो करप्शन था, वो धीरे धीरे उजागर होता गया, और जो वहां के रूलर्स थे, जो वहां के शासक थे, उनके लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। द गवर्नमेंट लेड बाय जनरल जेरुजेल्स्की grew anxious and imposed marital law in December 1981. 1981 ने जो वहां का जनरल था जेरुजेल्स्की, ये मतलब मैरिटल लॉ लाया, मार्शल लॉ लाया, और ये जो मार्शल लॉ आया ये 1981 में इसने इम्पोज किया, मार्शल लॉ वहां के लोगों पे। मार्शल लॉ एक तरीके से समझिए कि मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति शासन कह लो, या इस तरीके से कह लो कि जो वहां की गवर्नमेंट होती है वो पूरा अधिकार वहां के लोगों के छीन लेती है, और अपने हिसाब से जो भी नए नियम होते हैं वो लगाती है। और इसी की वजह से क्या हुआ, 1000 ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर्स, जो सॉलिडेरिटी ग्रुप बना था उसके बहुत सारे मेंबर्स जो है वो क्या हो गए, जेल में बंद कर दिए गए। फिर क्या हुआ, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वॉज वंस अगेन टेकन अवे। यानी मतलब जो उनका जो फ्रीडम था, किस चीज का फ्रीडम था, जो उन्होंने 21 पॉइंट एग्रीमेंट में साइन किया था, ऑर्गेनाइज, एक जगह इकट्ठा होने का, प्रोटेस्ट करने का, एक्सप्रेस ओपिनियन, अपनी बातों को रखने का, वंस अगेन टेकन अवे, और फिर से वो उनसे ले लिया गया। अब फिर क्या हुआ, अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक्स अगेन ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉलिडेरिटी बिगेन इन 1988। 1988 वो ईयर था जब फिर से एक बार फिर सारे जो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स थे इकट्ठा होने लगे सरकार के खिलाफ, और सॉलिडेरिटी ने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, और 1988 में दूसरा एक अभियान, एक मूवमेंट शुरू किया। इस बार जब पहले की अपेक्षा जो पुलिस गवर्नमेंट थी, इस बार थोड़ा ज्यादा वीकर थी, मतलब कमजोर हो चुकी थी। रीजन क्या था, क्योंकि ट्रेड यूनियन ने इस पिछले 1-2 सालों में ट्रेड यूनियन ने अपने मेंबर्स बढ़ा लिए थे, उनकी संख्या बढ़ा ली थी, आपस में उनके अप्रोचेस ज्यादा हो गए थे,
उनकी पकड़ ज्यादा हो गई थी और गवर्नमेंट के ऊपर उनका कुछ अधिकार भी हो गया था, इसलिए इस बार पोलिश गवर्नमेंट उस लेवल पे इनके साथ नहीं पेश पा रही थी जैसा पहले थी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वाज डिक्लाइन। अच्छा, यूनियन जो सोवियत यूनियन था उसका सपोर्ट भी बहुत अच्छे से नहीं रह गया गवर्नमेंट के साथ, और इकोनॉमी भी क्या हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। इकोनॉमी भी इनकी धीरे धीरे मतलब नीचे जा रही थी, यानी जो आर्थिक स्थिति थी कंट्री की वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अनदर राउंड ऑफ नेगोशिएशंस विद वेलेसा रिजल्टेड इन एग्रीमेंट इन अप्रैल 1989 फॉर फ्री इलेक्शंस। वेलेसा आपको याद है, मैंने बोला था कि जिसको एक मतलब इलेक्ट्रीशियन था जिसको निकाला गया था, बाद में वो इमर्जिंग लीडर बना था स्ट्राइक का जब पहली बार स्ट्राइक हुआ था। तो वेलेसा के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ट्रेड यूनियन का एक तरीके से ये इमर्जिंग लीडर बन गया था, तो एग्रीमेंट फिर से साइन किया। वेलेसा ने वहां के जो मजदूर थे उनकी रिप्रेजेंटेशन की, उनकी तरफ से प्रतिनिधि बन के गया, और 1988 में शुरू हुआ था और 1989 में मतलब वेलेसा के साथ एक संधि हुई, एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट ने, पोलिश गवर्नमेंट ने इन अप्रैल 1988 फॉर फ्री इलेक्शंस कि भाई ये हम जो है अच्छा ठीक है हम यहाँ पे इलेक्शंस कराएंगे, फ्री इलेक्शंस कराएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि पार्टी ही अपने लीडर्स चुनेगी और वहां के लोगों को अधिकार नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं होगा। Solidarity contested all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. ये बहुत बड़ा टाइम था यहाँ पे, ये this line is very important line for the to understand the democracy. Solidarity जो ग्रुप बना था इन लोगों का, जो वहाँ के वर्कर्स थे, उन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पार्टिसिपेट किया और ढेर सारे सीट्स को जीत लिया था, वैसे ही सॉलिडारिटी ने कॉन्टेस्ट किया और जो वहां का जो ग्रुप था, जो वहां का ट्रेड यूनियन का ग्रुप था, और क्या किया, अचानक से ही पहले ही साल में उसने 100 सीट्स में से सीनेट के 99 सीट्स को जीत लिया। सिर्फ एक सीट मिला उसको, जो वहां की पोलिश गवर्नमेंट को, और 99 पे कब्जा हो गया किसका, सॉलिडारिटी का। अब सॉलिडारिटी और बहुत बड़े पावर में उभर करके 1990 में आ गया, क्योंकि सॉलिडारिटी जो था वो ऑलरेडी एक 1 करोड़ मेंबर थे, तो उसका जीतना स्वाभाविक भी था। और 1990 में सॉलिडारिटी एक बहुत बड़ा ग्रुप बनके पावर के साथ, क्योंकि अब तो उसके पास पावर और सत्ता भी आ गई थी, और पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन विच मोर देन 1 पार्टी कुड कॉन्टेस्ट। पहली बार ऐसा हुआ जब वहां पे क्या हुआ कि मोर देन 1 पार्टी कुड कॉन्टेस्ट, एक से ज्यादा पार्टी ने जब पहली बार इलेक्शन में भाग लिया प्रेसिडेंशियल में। और नो डाउट कौन बनेगा प्रेसिडेंट, आप लोग सब जानते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी तक बताया, जो लीडर बन के उभरा था उसका नाम क्या था, वेलेसा। वेलेसा ही था जो फर्स्ट इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, मतलब ट्रेड यूनियन की तरफ से पहला ऐसा व्यक्ति था जो क्या बना, प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड बना। अब आप सोचिए वेलेसा कहां से कहां पहुंच गया, पहले वो इलेक्ट्रीशियन था, वहां से कहां पहुंचा। तो हमने जो यहाँ पे अभी तक 2 केस स्टडी डिस्कस की, एक तो चाइल्ड की और एक पोलैंड की, उससे हमें क्या पता चलता है, वी हैव रीड 2 डिफरेंट काइंड ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज। द स्टोरी फ्रॉम चाइल्ड वाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय अलेंदे। वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ऑलरेडी जो कि अलेंदे लीड कर रहा था, बीइंग रिप्लेस्ड बाय नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट। उसको किसने रिप्लेस कर दिया था, नॉन डेमोक्रेटिक मिलिट्री गवर्नमेंट उसमें आ गई थी ऑफ पिनोशी। पिनोशी की जो है एक मिलिट्री पावर, उसने अलेंदे को, मतलब अलेंदे जो गवर्नमेंट चला रहा था पहले से, जो वहां गवर्नमेंट थी, एक तरीके से वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था, डेमोक्रेटिक थी, वहां पे लोगों को पूरी चीजों की छूट थी, वहां पे स्वतंत्र थे, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला सकते थे, उनका पार्टिसिपेशन था। लेकिन फिर पिनोशी ने क्या किया, मिलिट्री शासन लागू कर दिया था, और उसने रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा किया, मिलिट्री के द्वारा वहां पे डेमोक्रेसी को एक तरीके से अपने हाथों में ले लिया और डेमोक्रेसी को बढ़ने से रोक दिया। तो वहां पे ऑलरेडी डेमोक्रेसी थी, बाद में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। बट जबकि पोलैंड में क्या था, अगर इस ट्रांजिशन को ध्यान से देखें, पोलैंड में कैसा था, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, क्योंकि जो वहां की पार्टी थी वो नहीं चाहती थी कोई दूसरी पार्टी वहां आए, वो सिर्फ एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी तो थी वहां पे, लेकिन किसी दूसरी पार्टी को उसने चांस नहीं दिया। और जब ट्रेड यूनियन सॉलिडारिटी को 99 सीट्स मिले, तब जाकर के जो गवर्नमेंट बनी वो कैसी बनी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। तो नॉन डेमोक्रेटिक से डेमोक्रेटिक, यहाँ डेमोक्रेटिक से नॉन डेमोक्रेटिक। अब
डिफरेंस बिटवीन बोथ केस स्टडी अगर हम ध्यान से देखें तो चाइल्ड वॉज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर। अच्छा, दोनों केस स्टडी आपको पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, तब आपको डेफिनेशन बता, चाहते तो बहुत आसानी से आपको बता सकते थे कि डेमोक्रेसी क्या है, खत्म हो जाता, लेकिन आपको ये दो केस स्टडी ये आपको एक व्यू देगा कि हम कैसे डेमोक्रेसी को समझें। तो चाइल्ड वॉज रूल्ड बाय अ मिलिट्री डिक्टेटर व्हाइल पोलैंड वॉज रूल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। आप सब जानते हैं चाइल्ड मिलिट्री डिक्टेटर था और पिनोशी, और पोलैंड में पॉलिटिकल पार्टी ने रूल किया, ठीक है, जो स्पेशली वहां का जो पॉलिटिकल पार्टी था। द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड क्लेम्ड दैट इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। जो पोलैंड जो था उसने क्या क्लेम किया, दैट इज इट वाज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस। पिनोशी मेड नो सच क्लेम, पिनोशी ने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया, एंड ओपनली फेवर्ड बिग कैपिटलिस्ट, है ना। उसने क्या किया कि मतलब उन लोगों ने, तो पोलैंड के लोगों ने क्लेम किया था कि भाई वहां की पार्टी ने कि भाई जो यहाँ की वर्किंग क्लास है हम उन्हीं के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, झूठ बोला एक तरीके से। पिनोशी ने ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया था, उसने ओपनली सबके सामने खुला बोला था कि भाई जो ज्यादा रिच लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, हम उन्हीं के फेवर में, उन्हीं के साथ में। तो ये डिफरेंस था। कॉमन क्या फीचर थे दोनों में, तो पीपल कुड नॉट चूज और चेंज देयर रूलर्स। दोनों जगह में जो वहां की जनता थी वो अपने हिसाब से न चुन सकती थी ना ही बदल सकती थी अपने किसको, शासक को, जो वहां के रूलर्स थे, चाहे वो पिनोशी के टाइम पे चाइल्ड की बात हो और चाहे यहाँ पे पॉलिटिकल जो पार्टी थी उसकी बात हो पोलैंड में। देयर वाज नो रियल फ्रीडम टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन। कोई ऐसा उनके पास स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी ओपिनियन को, अपनी जो उनकी इच्छा हो, वो अपनी इच्छा को नहीं व्यक्त कर सकते थे। फॉर्म पॉलिटिकल एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड पॉलिटिकल एक्शन, ना ही वो एक जगह इकट्ठा हो सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, इन सब चीजों की छूट नहीं थी। अब यहाँ पे बात आती है, देन व्हाट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। एकदम सिंपल एक लाइन में इसको हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक सरकार या सत्ता का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है, दैट अलाउज पीपल, जो लोगों को इसलिए अलाउ करता है, उनको छूट देता है क्या करने का, अपने रूलर यानी अपने जो शासक हैं उनको चुनने का। इन डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द कंट्री। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूल वहां के रूलर्स जो होते हैं उसमें उनको रूल करने के लिए कौन इलेक्ट करता है, वो इलेक्ट करते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। जो वहां के लोग होते हैं वही वहां के लीडर्स को या वहां के रूलर्स को चुनते हैं अपने हिसाब से, जो उनको सही लगता है, जैसे इंडिया। एंड पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज। पीपल अपनी जो अंदर की व्यूज हैं, जो उनकी मत हैं, वो अपनी मतों को एक्सप्रेस करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज, वो इकट्ठा होने की, उनको एक जगह जुड़ने की, ऑर्गेनाइज होने की छूट होती है। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, और विरोध करने का भी उनको पूरी छूट होती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी, सेकंड classical example of Poland, and also the basic phenomena of the democracy. Now we will in next lecture we are going to study about the changing map of the democracy. So students, you are requested to make a note on this, and then certainly we are going to study this democracy chapter in our next lecture.